नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के आपके यूनिट 6 में लगा उपन्यास यशपाल जी का झूठा सच। तो झूठा सच उपन्यास जैसा कि आप सभी को पता है, इसके 2 भाग हैं। पहला भाग इसका 1958 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग इसका 1960 में। तो जैसे मैं रचना या किसी कहानी या उपन्यास आत्मकथा को शुरू करने से पहले लेखक के कुछ जीवन परिचय के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देर करते हुए शुरू करते हैं। तो यशपाल जी का जो जन्म हुआ था वह 3 दिसंबर 1903 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में एक खत्री परिवार में हुआ था। यशपाल के पिता का नाम हीरालाल, माता का नाम प्रेम देवी था। इनके पूर्वज पहले कांगड़ा में रहते थे। पिता एक साधारण व्यवसायी, मूलतः ब्याज पर पैसे लगाना था, और माता अध्यापिका थी। यशपाल का प्रारंभिक जीवन आर्थिक संकटों के कारण काफी दुखमय बीता। अब इनकी प्रेजेंट टाइम में जो फैमिली है वो लखनऊ में ही रहती है, और जो इनका बेटा है वो भी लिखते हैं और काफ़ी एजड है। और वो इस टाइम जब मैं उनसे मिलने पहुंची थी तो वो कनाडा चले गए थे एक दिन पहले, नहीं तो मैं मिल लेती। और हो सकेगा तो मैं उनके घर का वीडियो, उनके घर में बहुत सारी अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह है और सीनरी वगैरह, तो अगर पॉसिबल हो सकेगा तो मैं एक बार ज़रूर जाके उनके घर का वीडियो बना के आपको शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये यशपाल जी का, चलिए देखते हैं, आगे देख लेते हैं। यशपाल जी का जो प्रारंभिक जीवन है आर्थिक संकटों के कारण काफ़ी दुखमय बीता। आर्थिक विपन्नता के कारण ही उनकी माता का कांगड़ा छोड़कर फिरोजपुर छावनी में अध्यापिका की नौकरी पकड़ ली। इस नौकरी में उन्हें 3 रुपये वेतन के रूप में मिलता था। यशपाल जी 7वीं तक की शिक्षा कहाँ, गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय में निःशुल्क रूप से जो प्राप्त होती है, वहाँ पे इन्होंने गुरुकुल में रह करके पढ़ाई की। यशपाल जी की माता कट्टर आर्य समाजी थी। वह अपने बेटे को धर्म का तेजस्वी तथा ब्रह्मचारी प्रचारक के रूप में देखना चाहती थी। गुरुकुल के कठोर अनुशासन, नियम और वातावरण के कारण उनके मन में अंग्रेजों के विदेशी शासन के प्रति बचपन से ही काफी रोष पैदा हो गया था, जो आगे चलकर फलीभूत होता है। गुरुकुल में निःशुल्क गुरुकुल में निःशुल्क पढ़ने के कारण इनके मन में जो तिरस्कार भक्त का भाव पैदा हुआ, उसके बारे में वे कहते हैं कि गुरुकुल में समता की भावना और अधिकार का अनुभव हो चुका था, और अपनी गरीबी के लिए तिरस्कार तिरस्कार पाने से मेरे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा होगा। गरीब होने के अपराध के प्रति मैं अपने आप को किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं समझ सकता था। अमीर घर के लोगों के प्रति आदर के उदाहरण भी सामने आते रहते थे। मन में सोचता था, मैं खूब अमीर घर की संतान होता तो कितना आदर और सुख मिलता। और इस प्रभाव से गरीबी और अपमान के प्रति मैं कभी उदासीन नहीं हो सका, ना हो सकूंगा। ये उनका स्वयं का कथन था, जो कि गुरुकुल भी इस मतलब भेदभाव से दूर नहीं रह पाया, कि वहाँ बोलते हैं कि वहाँ समता से सबको बराबर का सम्मान मिलता है, जबकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ भी अमीरी गरीबी देखा जाता था, जो इनके बचपन पे काफी गहरा प्रभाव पड़ा। गुरुकुल की शिक्षा गुरुकुल की शिक्षा समाप्त कर यशपाल आर्य समाज द्वारा संचालित डीएवी कॉलेज स्कूल लाहौर में दाखिला ली। वर्ग 9 में मैट्रिक तक की शिक्षा मनोहर हाई स्कूल से पूरा किया। सन 1921 में मैट्रिक की परीक्षा पूरे जिले में प्रथम स्थान आए। सन 1922 में यशपाल ने लाला लाजपत द्वारा स्थापित कॉलेज नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। यही उनका परिचय कहाँ किससे हुआ? भगत सिंह से हुआ, सुखदेव से, भगवती चरण जैसे क्रांतिकारी साथियों से हुआ। नेशनल कॉलेज का वातावरण पूर्णतः राष्ट्रीयता से ओतप्रोत था। यशपाल के मित्रों ने नेशनल यशपाल के मित्रों ने अध्ययन छोड़कर क्रांति की राह अपना ली। यशपाल 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय में प्रभाकर की परीक्षा उत्तीर्ण की। यशपाल 1926 में क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े। यशपाल की मां चाहती थी कि यशपाल पढ़ लिखकर वकील बने। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह यशपाल के बचपन के साथी थे। उनकी घनिष्ठता का संदेश यशपाल के इन वाक्यों से मिलता है। क्या कहा है कि मैंने भगत सिंह से एक बात पूर्ण विश्वास से कह डाली, लेट्स प्लेस आवर लाइफ टू कंट्री। हम लोग अपना जीवन देश के लिए अर्पण करने की प्रतिज्ञा लें। भगत सिंह ने सहसा गंभीर होकर हमारा अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। आई डू प्लेस, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, एज अ
बोला, ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। फिर यशपाल के क्रांतिकारी कार्यों में सैंडर्स वह जैसा है जिसने लाला लाजपत राय पर जानलेवा हमला किया था, लाहौर बैंक डकैती, विधानसभा में बम विस्फोट, लाहौर और सहारनपुर के बम विस्फोट आदि महत्वपूर्ण थे। क्रांतिकारी दल में चंद्रशेखर आजाद के शहीद होने पर यशपाल को सर्वसम्मति से दल का मुख्याधिपति बनाया गया। यशपाल फरवरी 1932 में इलाहाबाद में ही हीबेट रोड पर स्थित आयरिश महिला सावित्री देवी के यहाँ से पुलिस सुप्रिंटेंडेंट पिल्डिच के हाथों गिरफ्तार हुए। यशपाल को पुलिस पर गोली चलाने तथा बिना लाइसेंस के हथियार रखने के जुर्म में 14 वर्ष की सजा भी हो गई थी। यशपाल यशपाल ने जेल यशपाल ने यशपाल ने जेल की अवधि में बंगला, फ्रेंच, इटालियन आदि विदेशी भाषाओं का गहरा अध्ययन किया। कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान की अधिकांश कहानियां वहीं लिखी गई थी, मतलब जेल में रहकर ये कहानियां लिखी गई। यशपाल का विवाह क्रांतिकारी सहचरी जो इनकी साथिनी थी, संगिनी थी, प्रकाशवती से 7 अगस्त 1936 को बरेली की केंद्रीय जेल में हुआ था। इनका विवाह विवाद और चर्चा का विषय बना रहा। यशपाल जेल में ही असाध्य रूप से बीमार पड़ गए। कांग्रेस सरकार की मदद से समय से पूर्व 2 मार्च 1938 को इन्हें जेल से मुक्त कराया गया। हिंदी साहित्य सागर को भरने वाले यशपाल की मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को हो गई थी। यशपाल की मृत्यु से शोक संतृप्त भीष्म साहनी जी का कथन है कि क्या लिखते हैं कि यशपाल जैसे व्यक्ति जो है कभी विदा नहीं लेता, मरता वह है जो जीता नहीं है, किंतु यशपाल तो मूर्त जीवन थे। उन्होंने जीवन को उतार चढ़ाव के साथ जिया है। ये इंपॉर्टेंट कथन है यहाँ से यहाँ तक। यशपाल की मृत्यु पर उनकी सहधर्मिणी प्रकाशवती पाल भी भावुक होकर लिखती है। इनकी जो पत्नी है उनका कथन क्या है कि मुझे लगता है कि आज भी यशपाल मरे नहीं, जिंदा है। आज हर बच्चा, बूढ़ा, जवान उन्हें प्यार से याद करता है। कैसे वह हर एक के दुख सुख को अपना दुख सुख मानते थे, उनकी समस्याओं को सुलझाने और उनसे जूझने का बल देते थे। ये इनकी पत्नी का कथन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यशपाल जो है मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। ईश्वर और धर्म पर इनका तनिक भी विश्वास नहीं था। यशपाल की निगाह में धर्म एक असंगत वस्तु है। यशपाल का एक परिचय अभिनेता के रूप में भी है। इन्होंने अपनी नाटक नशे की बात में जबरदस्त अभिनय किया था। इन्हें मतलब अभिनय का भी काम किया था। यशपाल चित्रकार भी थे। इसके बारे में वो खुद कहते हैं कि पहले मुझे चित्रकारी का बड़ा शौक था, पर अब नहीं रहा, अब नहीं है। जेल में इसके लिए झगड़ा करके विशेष आज्ञा ली थी। आज्ञा इस शर्त पर मिली थी कि चित्र बनाकर बाहर नहीं भेजा जा सकता। उन्हें शायद आशंका थी कि जेल का नक्शा बनाकर बाहर भेज दूं और भागने की व्यवस्था कर लूंगा। यशपाल ने सन 1938 में विप्लव नामक पत्रिका का संपादन किया था। ये पत्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसका उर्दू संस्करण बागी भी निकला था। गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ते समय हस्तलिखित पत्रिकाओं जैसे हंस और अगुआ में इनकी कई कहानियां संपादित हुई थी, छपी थी। यशपाल ने विप्लवी ट्रैक के नाम से भी पत्रिका निकाली थी। लखनऊ जो है यशपाल लखनऊ में कुछ दिन तक कर्मयोगी साप्ताहिक पत्रिका में भी 75 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी कर ली थी। यशपाल ने कुछ समय तक रक्ताब का भी संपादन किया था। यशपाल फरारी की अवस्था में ही आस्कर के एक नाटक वीरा दी निहिलिस्ट और लुई सिफर की पुस्तक गांधी और लेनिन का हिंदी अनुवाद भी इन्होंने किया था। यशपाल ने करीब 206 कहानियां लिखी है, जो उनके 17 कहानी संग्रह में संग्रहित हैं। यशपाल ने अपनी आत्मकथा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिंहावलोकन की जो चौथा भाग है वह असमय मृत्यु हो जाने के कारण पूरा नहीं हो पाया था। इसके मतलब 4 संस्करण है। यशपाल के निबंध संग्रह देखा, सोचा, समझा तथा बीबी जी कहती हैं, मेरा चेहरा रुबीला है में यात्रा वर्णन इन्होंने किया है। कुंवर नारायण ने झूठा सच उपन्यास
यशपाल ने अपनी आत्मकथा सिंहावलोकन का चौथा भाग असमय मृत्यु हो जाने के कारण पूरा नहीं हो पाया था। यशपाल जी के जो निबंध संग्रह हैं देखा सोचा समझा तथा बीबी जी कहती है मेरा चेहरा रुबीला है में यात्रा वर्णन भी आया है। कुंवर नारायण ने झूठा सच उपन्यास की समीक्षा कवि दृष्टि का अभाव नाम से किया है। यशपाल की कहानियों का अनुवाद विश्व की सभी भाषाओं में हो चुका है। यशपाल का अमिता उपन्यास यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए चुना गया है। इसके अलावा इनके कई उपन्यास का अनुवाद सोवियत रूस तथा यूरोप में प्रकाशित हो चुके हैं। यशपाल की अंग्रेजी में प्रकाशित कई अनुवादित पुस्तकें भी हैं। यशपाल ने अपनी आत्मकथा सिंहावलोकन में अपने साथ साथ भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी गतिविधियों का भी वर्णन किया है। यशपाल की पुस्तकों का आवरण लाल होते हैं, जिससे यशपाल की मानसिकता और उनकी विचारधारा का भी बड़ा ही ठोस आधार मिलता है। उपयोगिता के अभाव में कला एवं साहित्य का कोई मूल्य नहीं है। यशपाल के साहित्य सृजन का मूल मंत्र है। ये इम्पोर्टेंट है कि उपयोगिता के अभाव में कला और साहित्य का कोई मूल्य नहीं है। यशपाल के साहित्य सृजन का मूल मंत्र है। यशपाल की रचनाओं को देख लेते हैं तो सबसे पहले कहानी संग्रह में देख लेते हैं पिंजरे की उड़ान 1939 में, वो दुनिया 1941 में, तर्क का तूफान 1943 में, ज्ञानदान 1943-44 में, अभिशप्त 1944 में, भस्मावृत चिंगारी 1946 में, फूलों का कुर्ता 1949 में, धर्मयुद्ध 1950 में। उत्तराधिकारी 1951 में है। चित्र का शीर्षक 1951 में, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, बहुत ही सुंदर ये कहानी है। उत्तमी की माँ 1955 में, ओ भैरवी 1958 में, सच बोलने की भूल 1962 में। खच्चर और आदमी 1964 में है। भूख के 3 दिन 1964 में है। लैम्प शेड 1979 में है। मौलिक उपन्यास में दादा कामरेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1941 में है। दिव्या 1945 में, ये भी इंपॉर्टेंट। देशद्रोही 1943 में, मानुष के रूप 1949 में, पार्टी कामरेड 1946 में, झूठा सच 1958 में और अमिता जो है 1956 में। 12 घंटे 1963 में, झूठा सच का दूसरा भाग 1960 में, क्यों फंसे 1968 में, अप्सरा का सांप 1965 में, तेरी मेरी उसकी बात 1974 में और फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी है उपन्यास। अनुदित उपन्यास में आ जाते हैं तो अनुदित उपन्यास में है इनके पक्का कदम 1949 में, जुलेखा 1949 में, फसल 1956 में, जनानी ड्योढ़ी 1956 में। अनुदित मतलब दूसरी रचनाओं को इन्होंने अनुवाद करके लिखा है। चलनी में अमृत 1957 में, मतलब दूसरी भाषाओं की जो रचनाएं उनको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। निबंध साहित्य में इनके आ जाते हैं न्याय का संघर्ष है 1940 में, गांधीवाद की शव परीक्षा 1942 में, बात में बात 1950 में, देखा सोचा समझा 1951 में, बीबी जी कहती है मेरा चेहरा रुबीला है 1962 में। मैं क्यों लिखता हूँ 1977 में, मार्क्सवाद 1941 में, चक्कर क्लब 1943 में, रामराज की कथा 1950 में, जग का मुजरा 1962 में। इनकी आत्मकथा आ जाते हैं। आत्मकथा के इनके 4 भाग हैं। सिंहावलोकन 1951 में, दूसरा भाग है 1952 में सिंहावलोकन का, तीसरा है 1955 में, चौथा है 1976 में। तो ये इंपॉर्टेंट भी है। यात्रा साहित्य पे आ जाते हैं तो यात्रा साहित्य में इनके हैं लोह की दीवार के दोनों ओर 1953 में, राह बीती 1956 में, स्वर्गोद्यान बिना साप 1975 में, नाटक है नशे नशे की बात 1952 में, रूप की परख 1952 में, गुड बाई दर्द दिल 1952 में, संस्मरण में कुछ संस्मरण 1990 में, प्रसिद्ध कहानियां हैं मकरेल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कहानी, ध्यान में रखिएगा। निर्वासिता
निर्वासिता, अभिशप्त, संभोग, सन्यासी, ज्ञानदान, रोटी का मूल, भस्माव्रत इनकी इंपॉर्टेंट है। दूसरी राग तर्क का तूफान, आदमी का बच्चा, चिंगारी आदि। पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं इनको कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान दिए गए थे। तो इसमें देव पुरस्कार 1955 में मिला था, पंजाब सरकार द्वारा अभिनंदन ग्रंथ भेंट 1956 में, साहित्य वरिद 1967 में, नेहरू पुरस्कार 1969 में, पद्म भूषण 1970 में, मांगला प्रसाद पारितोषिक 1971 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिलीट आगरा विश्वविद्यालय 1974 में, साहित्य वाजपत 1975 में, तेरी मेरी उसकी बात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। षष्ठी पूर्ति के अवसर पर देशव्यापी समारोह अभिनंदन 1963 में। यशपाल के उपन्यास का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। जितने भी उपन्यास हैं उनके बारे में संक्षिप्त थोड़ा थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं क्या है। तो दादा कामरेड में साम्यवादी और मार्क्सवादी विचारधारा से ओतप्रोत दादा कामरेड 1941 में उपन्यास में राजनीति और सामाजिक कथा का सम्मिश्रण है। देशद्रोही यशपाल का दूसरा उपन्यास देशद्रोही 1943 में राजनीतिक कथा के साथ सामाजिक कथा का भी चित्रण है। इसमें पात्रों की मनःस्थिति का मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। दिव्य युग से प्रताड़ित इस त्रस्त नारी की करुण कथा से युक्त ऐतिहासिक कल्पना वाला यह उपन्यास दिव्या 1945 में सामाजिक रूढ़ियों पर करारा प्रहार करता है। पार्टी कामरेड यशपाल का यह चौथा उपन्यास पार्टी कामरेड 1964 में कम्युनिस्ट लड़की के संपर्क में आकर एक आवारा पद्मलाल की स्थिति सुधर जाने की कहानी है। मानुष के रूप में नारी शोषण की मार्मिक अभिव्यक्ति करने वाला उपन्यास मानुष के रूप में 1949 में की नायिका सोमा के चरित्र द्वारा नारी जागरण की बात कही गई है। उपन्यास में मानुष की परिस्थितियों के कारण बदलते रूपों का भी चित्रण बखूबी हुआ है। अमिता 1956 में प्रकाशित यशपाल का दूसरा ऐतिहासिक कल्पना प्रधान उपन्यास है। इस उपन्यास में युद्ध की विध्वंसकारी रूप तथा जीवन की गति के लिए विश्व शांति के महत्व को स्पष्ट किया गया। इसमें एक छोटी बालिका के द्वारा अशोक का हृदय परिवर्तन दिखाया गया। झूठा सच उपन्यास या दो भागों में है। प्रथम भाग वतन और देश, नाम भी याद रखिएगा, वतन और देश 1958 में, और दूसरा है देश का भविष्य 1960 में। प्रथम भाग में सांप्रदायिक उत्थान और विध्वंस का चित्रण है तथा दूसरे भाग में देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। 12 घंटे सन 1963 में प्रकाशित इस लघु उपन्यास में परंपरागत प्रेम और दाम्पत्य की भावना का खंडन कर बिनी और फेटम की काल्पनिक कथा रोचक ढंग से पेश की गई है। अप्सरा का सांप 1965 में ईस्वी में प्रकाशित यह भी एक लघु उपन्यास है। इसमें नारी शोषण की समस्या को उठाकर पुरुष प्रधान समाज पर व्यंग किया गया है। इसमें पौराणिक कथा को भी एक नवीन रूप दिया गया है। क्यों फंसे 1968 में इसमें प्रकाशित इस लघु उपन्यास में स्त्री पुरुष के परंपरागत संबंध का विरोध कर नारी स्वतंत्रता तथा नारी मुक्ति का नया दर्शन प्रस्तुत किया गया है। तेरी मेरी उसकी बात 1974 में प्रकाशित इस उपन्यास में राजनीतिक सामाजिक घटनाओं का चित्रण किया गया। इस कहानी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को केंद्र में रखकर लिखी गई है। झूठा सच उपन्यास में देख लेते हैं कि झूठा सच उपन्यास यशपाल का झूठा सच उपन्यास देश विभाजन की त्रासदी का दस्तावेज है। कई बार ये भी पूछता है कि कौन सा देश विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया उपन्यास है, तो झूठा सच और तमस ये दोनों ही हैं। दंगों की विभीषिका में मानवीय जीवन में जो त्रासदी उत्पन्न हुई है उसकी जीता जागता प्रमाण है यह उपन्यास। झूठा सच दो भागों में प्रकाशित है। पहला भाग 1958 में, वतन और देश इसका नाम है। दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 में प्रकाशित हुआ है। प्रथम भाग का प्रकाशन विप्लव कार्यालय लखनऊ था। झूठा सच सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया उपन्यास है। झूठा सच उपन्यास के पात्र में भोला पांडे, जयदेवपुरी है, तारा, कनक, प्राणनाथ। जयदेवपुरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कनक और तारा भी। प्राणनाथ सीता, सोला, सूद, गुंडा, नब्बू, कांता, ट्रक ड्राइवर है प्रसाद जी, अवस्थी जी, गिल, नाथ, चड्डा, मर्सी, श्यामा, नरोत्तम, साधु, कौशल्या, बेला सिंह, महेंद्र, नैयर, अमीर आदि। तो आजकल तो मुख्य पात्रों से ना पूछकर गौड़ पात्रों से ज़्यादा पूछता है, तो ये नहीं कह सकते जयदेवपुरी इंपॉर्टेंट। कनक और तारा को याद रखिएगा। जितने भी पात्र हैं इन सबको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मुख्य पात्रों से क्वेश्चन अपन के गौड़ पात्रों से बनता है। इस उपन्यास में यशपाल ने सन 1942 से 57 तक का
था। देश विभाजन की पूर्ववर्ती पृष्ठभूमि, विभाजन की प्रक्रिया तथा परवर्ती परिणाम सभी को प्रस्तुत करते हुए भारतीय सामाजिक राजनीतिक जीवन की एक व्यापक झांकी अंकित की है। उपन्यास की पृष्ठभूमि जो है विभाजन के पूर्व जो है विभाजन पूर्व के लाहौर और शांत सौहार्दपूर्ण वातावरण से शुरू होकर दिल्ली में शरणार्थी पंजाबियों के दोबारा बस जाने के प्रयास तक पहुंचती है। उपन्यास के केंद्र में लाहौर के भोला पांधे की गली का एक हिंदू परिवार है, किंतु आगे चलकर यह उपन्यास पूर्व लाहौर, पंजाब और फिर पूरे भारत की तत्कालीन गतिविधियों का दस्तावेज बन जाता है। भोला पांडे के परिवार का बेटा जयदेवपुरी, उसकी बहन तारा और प्रेमिका कनक इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं। जयदेवपुरी एक परिवार जयदेवपुरी का एक परिवार है और कनक का दूसरा परिवार है। पुरी मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं जो अपनी सारी कमजोरियों के साथ उपन्यास में मौजूद हैं। तारा मध्यम वर्ग की लेकिन प्रगतिशील सोच रखने वाली एक वैसी लड़की है जिसने देश के बंटवारे को एक नागरिक जीवन के रूप में कम और एक स्त्री के रूप में ज्यादा झेला है। कनक तारा की तरह ही प्रगतिशील और नई सोच रखने वाली एक संपन्न परिवार की लड़की है। उपन्यास की शुरुआत में भोला पांडे की गली और आसपास के लाहौर का माहौल बेहद सौहार्दपूर्ण रहता है। विभिन्न धर्मों, वर्गों एवं वर्षों के लोग एक दूसरे के तीज, त्योहार, शादी, श्राद्ध सभी में भाग लेते हैं। एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान करते हैं। जून 1947 में विभाजन की खबर आती है, जिसके कारण धार्मिक हिंसा होने लगती है। नेताओं के भड़काऊ भाषण, कर्फ्यू, हिंदू और सिख समुदाय के लोगों द्वारा लाहौर में विस्थापन, कत्लेआम आदि त्रासदीपूर्ण दृश्य से वातावरण भयावह हो जाता है। उपन्यास में भारत की विभाजन से पूर्व जयदेव के चरित्र का उज्जवल पक्ष दिखाई देता है। वह 1942 में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग भी लेता है। पूरी विभाजन से पूर्व अपनी पढ़ाई पूरी कर पत्रकारिता के जरिए राजनेताओं के द्वारा फैलाए जा रहे द्वेष को आम जनता के सामने उजागर करता है, जिस कारण उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। पूरी काफी संघर्ष के बाद एक पत्र का संपादन बन जाता है, फिर आगे चलकर विधायक और नई कमेटियों का मेंबर भी बन जाता है। पूरी मध्यम वर्ग पुरी में मध्यम वर्ग दुर्बलता भी है और एक और तो वह जाति बंधनों को तोड़ ब्राह्मण कन्या कनक से विवाह करता है, जो दूसरी तरफ अपनी बहन तारा को असद से मिलते देख काफी डांटता है। पूरी कनक को भोग्य पत्नी और चरणदासी समझने लगता है, जिस कारण कनक से उसका संबंध समाप्त हो जाता है। कनक एक पुत्री जया को जन्म देती है। अपनी स्वार्थी और भोगी रूपी के कारण पूरी जो है उर्मिला को भी अपने पास में बहुत दिनों तक नहीं बांध पाता है। झूठा सच उपन्यास में नारी पात्रों में सर्वाधिक सशक्त और यथार्थ पात्र कनक है। वह संपन्न और स्वच्छंद विचार वाली परिवार में एक विद्रोही व्यक्तित्व के रूप में आती है। कनक 1952 की राजनीति में भी भाग लेती है। कनक मध्यम वर्गीय परिवार में के सदस्य पूरी से विवाह करती है, किंतु वैचारिक मतभेद के कारण उसे त्याग कर गिल से शादी कर लेती है। तारा यशपाल के उपन्यास की स्त्री पात्रों में सजीव, सशक्त, प्रगतिशील चरित्र है। तारा एक ग्रेजुएट छात्रा है। वह संकीर्ण जातिवाद, सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर असद के प्रति अपना स्नेह समर्पित करती हुई है। समाज की रूढ़वादी परंपरा के कारण तारा का विवाह सोमराज जैसे गुंडे से हो जाता है। तारा को ससुराल से उठाकर उसके साथ सांप्रदायिकता के मद में चोर मुसलमान गुंडा नब्बू अत्यंत घृणित व्यवहार करता है। भारत विभाजन के बाद तारा दिल्ली चली जाती है और अपने विकासशील व्यक्तित्व, कर्मठता से भ्रष्ट, दुष्ट, लोलुप के जाल से सीता, शीला, कनक आदि स्त्री पात्रों का उद्धार करती है। तारा अंत में समाजवादी अर्थशास्त्री डॉक्टर प्राणनाथ से विवाह करती है। डॉक्टर प्राणनाथ अत्यंत उदार, ईमानदार, दायित्व बोध तथा मानवीय गुणों से आस्था रखने वाले एक प्रमुख पात्र हैं। डॉक्टर प्राणनाथ प्रजातंत्रीय प्रणाली और समाजवादी व्यवस्था के प्रति गहरी आस्था रखने वाला है। सच के आगे नतमस्तक होना और गलत का तीव्र विरोध करना उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। डॉक्टर प्राणनाथ और तारा के संबंध को लेकर शोध प्राणनाथ पर चारित्रिक आरोप लगाता है। तारा जब नौकरी से त्यागपत्र देने की इच्छा जाहिर करती है तो डॉक्टर प्राणनाथ कहता है, प्रश्न तुम्हारी नौकरी का नहीं, सम्मान का है। ये कथन है प्राणनाथ का। यशपाल ने झूठा सच उपन्यास के प्रथम भाग
वतन और देश में वसुत भीषण सांप्रदायिक दंगों का चित्रण करते हुए शरणार्थियों के एक देश छोड़कर दूसरे में पलायन की व्यवस्था का मार्मिक और त्रासदीपूर्ण चित्रण किया। उपन्यास के दूसरे भाग देश का भविष्य में शरणार्थियों के लाहौर में आकर भारत में बसने के प्रयास और हिंदुस्तानी सरकार के अफसरों की अवसरवादिता और भ्रष्टाचार के कारण जनता का उससे मोह भंग हो जाने की कहानी है। दूसरे भाग में उपन्यास में कम्युनिस्ट पात्रों के द्वारा कांग्रेस की नीतियों के अमानवीय पक्षों को भी दर्शाया गया है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की हठवादी नीति का परिणाम ही विभाजन है, ऐसा इस उपन्यास के लेखक ने बताया है। उपन्यास के दूसरे खंड का आरंभ जयदेवपुरी की भटकन और मोहभंग से होता है। उपन्यास की शुरुआत जयदेवपुरी के शरणार्थियों के मुफ्त राशन बांटने वाले डिपो के सामने कतार में खड़े होने से होता है। नौकरी की तलाश में लाहौर से उत्तर प्रदेश आए जयदेवपुरी विभाजन के बाद चाहकर भी लाहौर नहीं जा पाता है। जयदेवपुरी जो है बेरोजगारी और पारिवारिक समस्या के कारण मोहभंग और हताशा की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जयदेवपुरी को राशन डिपो में 1.5 पाव आटा और छटाक भर दाल मिलती है। जयदेवपुरी मेहरा के ढाबे में अपने आटे दाल के बदले 2 रोटी और सब्जी लेता है। बाद में जयदेवपुरी उसी मेहरा के ढाबे पर दिहाड़ी मजदूरी के रूप में भी रहने लगता है। मेहरा के ढाबे पर ही जयदेवपुरी की भेंट सूद से होती है, जो उसके पूर्व पहचान का था। 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ उस समय जयदेवपुरी नैनीताल में था। उपन्यास में स्वाधीनता और कांग्रेस राज के मोहभंग का एक अन्य उदाहरण पुरी के विधानसभा क्षेत्र मुकेरिया का जाट किसान सरदार बेल सिंह और उसका परिवार है। बेल सिंह की जमीन पर दसौदा सिंह कब्जा कर लेता है। वस्तुतः बेल सिंह जो है पंजाब के उस विस्थापित किसानों का प्रतिनिधित्व करता है जिसने विभाजन की आंधी में अपनी धरती छोड़नी पड़ी थी। सूद की सहायता से पुरी नाजीर अखबार का मालिक बन जाता है। पुरी जो है जालंधर में उर्मिला के संग रहने लगता है। समाज की सेविका कौशल्या देवी जो है देवी की देखरेख में शेखपुरा से आई स्त्रियों के जत्थे से चित्ती नामक एक युवती भी है, जिसके पिता और ससुराल वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। अतः ससुरालियों की चौखट पर ही सरपटक पटक कर वह मर जाती है। अंबाला स्टेशन के पास तारा 8-9 वर्षीय बालक साधु को देखती है, जो मूंगफली बेच रहा होता है। साधु तारा को चाची कहा करता था। साधु की माँ और उसकी बहन सन्नो दंगा की भेंट चढ़ चुकी थी। हताश और परेशानियों से जूझ न पाने के कारण धम्मो और सुख देव जैसे जवान लड़कियां गलत राह पकड़ लेती हैं। तारा सीतू को रतन से मिलाकर उसे सही राह पर ले आती हैं। यशपाल ने झूठा सच उपन्यास के दूसरे भाग का अंत से कांग्रेसी प्रत्याशी सूद की पराजय पर बुद्धिजीवियों की प्रसन्नता और उल्लास की अभिव्यक्ति से किया है। चुनाव में सूद के पक्ष में समाचार एजेंसी का सहायक संपादक 10 के बदले 100 रुपये लगाने की बात करता है और फिर भी सूद के पक्ष में कोई अपना 10 रुपये भी नहीं लगाता है। यद्यपि इस चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होती है। वस्तुतः सूद और पुरी कांग्रेस कुशासन और उसके शीघ्रता से हुई अंधा पतन का प्रतीक है। उपन्यास का अंत आशावादी रूप में होता है, जिसे कुछ लोग सरलीकृत आशावाद का उदाहरण भी मानते हैं। इस उपन्यास में प्रसाद जी, अवस्थी जी, मिसेस पंत, सूद अग्रवाल दंपत जैसे अवसरवादी जो है भ्रष्ट, निकम्मे और मातृभाषा से घृणा रखने वाले लोग हैं। जो दूसरी तरफ तारा, कनक, नाथ चड्ढा, मर्सी, श्यामा, नरोत्तम आदि अनेक लोग हैं जो देश के बेहतर भविष्य के लिए एक निर्णायक संघर्ष करते हैं। उपन्यास में पूरी मध्यमकम में कांग्रेसी राजनीति की मूल्यहीनता, नैतिक पतन और अवसरवाद के अनेक रूप सामने आते हैं। कोटे और परमिट की राजनीतिक पुनर्वास योजना में व्याप्त धांधली और दलाल संस्कृति का विकास यहीं से शुरू होता है। झूठा सच उपन्यास के प्रथम भाग में लाहौर का वर्णन है और दूसरे भाग में दिल्ली का वर्णन है। ये भी पूछ सकता है कि पहले भाग में कहाँ से वर्णन है, तो लाहौर का, दूसरे में दिल्ली का। झूठा सच उपन्यास के बारे में विद्वानों की क्या राय रही है उसको देख लेते हैं। तो राहुल संस्कृतान जी का क्या राय है कि यशपाल जब सशस्त्र क्रांति के पथ पर थे तब भी उनका जीवन बड़ा महत्व रखता था और तब जो साहस उन्होंने दिखाया उसका परिणाम प्राणों से हाथ धोना हो सकता था। वे सीधे किताबों और विद्यालयों के भीतर से साहित्य के क्षेत्र में नहीं बल्कि
उतरे, बल्कि उन्होंने जीवन के बहुत कड़वे और मीठे अनुभव हासिल किए हैं। उनकी लेखनी में जो पारदर्शिता, विविधता देखने में आती है, वह उसके उनके जीवन की ही देन है। सत्येंद्र सिंह जो लिखते हैं कि क्या लिखते हैं कि 1942 के दिन पहले पहल में यशपाल और उनके साहित्यकार होने के नाते नहीं, वरन क्रांति की दीक्षा देने वाले के नाते मिला था, और मेरा उद्देश्य उनसे बम बनाने का नुस्खा लेना था। ये किसका है? सत्येंद्र सिंह का है। दुर्गा देवी बोहरा जो है यशपाल बनाने में विवाहित पत्नी प्रकाशवती का बहुत बड़ा हाथ रहा है। भीष्म भीष्म साहनी जो कहते हैं कि क्या यशपाल उस पौधे के लेखक थे जिसमें एक और लेखक सामाजिक क्षेत्र में होने वाले जन संघर्ष से जुड़ती है, तो दूसरी ओर उसी से उत्प्रेरित होकर अपना साहित्य रचता है। राम प्रताप त्रिपाठी का कथन है कि यशपाल जी का जो है गौरवपूर्ण जीवन और बहुमुखी कृतित्व की तुलना पंजाब के 5 नदियों से की जा सकती है। राम निहाल गुंजन जो है यशपाल राहुल के बाद दूसरे महत्वपूर्ण लेखक हैं, जो इतिहास और साहित्य को आजीवन विचारधारा तक संघर्ष के साथ जोड़कर रचते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि झूठा सच उपन्यास को एपिक ऑफ द एज कहा है। किसको? झूठा सच को नगेंद्र ने कहा है। यशपाल ने झूठा सच उपन्यास की भूमिका में लिखा है कि सच को, इम्पॉर्टेंट है, भूमिका से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो सच को कल्पना से रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूँ जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता है। मनमथ नाथ गुप्ता का कथन है कि यह भारत विभाजन का औपन्यासिक महाकाव्य है। रामविलास शर्मा का है कथन कि झूठा सच उपन्यास का कि रामविलास शर्मा की झूठा सच उपन्यास यशपाल जी के उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ है। उनकी गिनती हिंदी के पुराने श्रेष्ठ उपन्यासों में होगी, यह निश्चित है। यह उपन्यास हमारे सामाजिक जीवन का एक विशद चित्र उपस्थित करता है। इस जीवन में यथेष्ट करुणा है, भयानक और भीविष्ट दृश्यों की कोई कमी नहीं है। श्रृंगार उसको यथासंभव मूल कथावस्तु की सीमाओं से बांध कर रख गया है। हास्य और व्यंग के कथा को रोचक बनाया है। यशपाल ने झूठा सच उपन्यास की ऐतिहासिकता पर कहा है कि कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं अथवा प्रसंग अवश्य हैं, परंतु संपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं है। इन्होंने ये भी दिए कि ये ऐतिहासिक उपन्यास ना होकर के कल्पना पर आधारित उपन्यास है। बच्चन सिंह का कथन है कि मानवीय यातना के इतिहास में यह विश्व की क्रूरतम घटनाओं में से एक घटना मानी जाएगी। लगभग एक दशक 1946 से 56 तक का इस उपद्रव का प्रभाव बना रहा। नेमीचंद जैन कहते हैं कि हिंदी उपन्यास के सबसे महत्वपूर्ण जो है कृतियों में होने वाले झूठा सच अंततः किसी आत्यांतिक सार्थक उपलब्धि के स्तर को छूने में सफल ही रहा जाता है। शिव कुमार मिश्र का है झूठा सच को पाठकों की व्यापक सराहना मिली है। रमेश कुंतल ने कहा है कि इसे झूठा सच को कला जैसा लिखा गया इतिहास कहकर उसकी रचनात्मक प्रकृति की सही पहचान की है। रामदास मिश्र की बातें जो है कहते हैं कि बहुत सी बातें हैं, किंतु मुझे लगता है कि लेखक के तत्कालीन घटनाओं, परिस्थितियों के विस्तार और मानवीय अत्यंत सत्यों की गहनता, आधुनिक निर्यात और मूल्य का बहुत सुंदर सामंजस्य किया है। जुड़ा सच उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन है कि मेरे भाग्य के कारण, तारा का कथन है कि मेरे भाग्य के कारण देश का बंटवारा हुआ, या देश के भाग्य के कारण मेरी दुर्गति हुई है। तारा का कथन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गिल अब तो विश्वास करोगे, ये डॉक्टर प्राणनाथ का कथन है कि गिल अब तो विश्वास करोगे, जनता निर्जीव नहीं है, जनता मूक भी नहीं है, देश का भविष्य नेताओं की और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के ही हाथ में है। डॉक्टर प्राणनाथ का कथन है। अब एक युवक का है कि सदा ही ऐसा हुआ है, संत अपने जीवन में गरीबों के होते हैं, मृत्यु के बाद अमीर उन्हें छीन लेते हैं। युवक का कथन, वो गिल का कथन है कि प्रधानमंत्री की आंखों में घी की सलाई लगा दीजिए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, उन्हें जो कुछ आप कहेंगे उसी पर विश्वास करना होगा। गिल का कथन है। ट्रक ड्राइवर का कथन है कि मनुष्यों के देश धर्मों के देश बन गए हैं। और कनक का कथन है कि वर्षा फसल के लिए अच्छी है तो बरसाएं। कनक भगवान से कहिए कि खेतों में
यह तो विदेशी दासता से व्युत्पन्न विकृति स्थिति है, कनक का कथन है। पाकिस्तान में अभी रोज हजारों हिंदू काटे जा रहे हैं, उन्हें लूट कर नंगा करके निकाला जा रहा है। आपको उनका कोई दर्द नहीं है। गांधी जी के प्रति विरोधी दल का है। गांधी जी का कथन है कि मैं हिंदुओं और पाकिस्तानों के दोनों की जगह शांति और अमन कायम रख करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहा हूँ, गांधी जी का कथन है। कनक का कथन है कि यह नई बात नहीं है, संस्कृति और मानवता के तो ये लोग हमेशा दुश्मन रहे हैं। कोई भी पुराना मंदिर जाकर देख लो, कनक का कथन है। कनक का एक और कथन है कि यह है कि इस्लाम की तहजीब और इस्लाम की मानवता, यह वह मजहब जो हर गैर मुस्लिम को कत्ल करना मजहबी फर्ज समझता है। ये कनक के कथन है। सावन में बड़े झूले, तुम हमें भूल गए, हम तुम्हें नहीं भूले। और ये उर्मिला पुरी का कथन है। उर्मिला का पुरी से है कि प्यार और विश्वास से बड़ी चीज़ क्या है, मैं तुम पर संदेह करूँ तो मर जाऊँ। उर्मिला पुरी से कहता है, पुरी से कहती है। उर्मिला उर्मिला फिर पुरी से कहती है कि इस घर से बारात चलेगी, फिर यहाँ ही मुझे ब्याहने आओगे, फिर यहाँ से विदा करके फिर यहाँ ही लाओगे। उर्मिला जो कहती है पुरी से। तो ये थे झूठा सच उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण बिंद। इसमें विद्वानों के क्या कथन रहे हैं, तो उन सबको मैंने कवर कर दिया है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।